नमस्कार, एवं उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी तेज। दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, बड़े नेताओं की मौजूदगी में उम्मीदवारों पर मंथन। तो हरीश रावत ने चुनाव नहीं लड़ने का दिया संकेत। लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत के इस्तीफे की खबरों पर लगा विराम। कहा, कांग्रेस में जाने की बात एक कोरी अफवाह, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे बीजेपी का साथ। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का हरिद्वार दौरा। कनखल स्थित जगतगुरु आश्रम में संतों से लिया आशीर्वाद। कहा, कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम दिखेगा मतगणना में। उत्तराखंड में कोरोना का तेजी से बढ़ा ग्राफ। 24 घंटे में मिले 2916 नए मरीज। तो अकेले देहरादून में 1361 नए केसेस। राजभवन के कई कर्मचारी भी कोविड संक्रमित। कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार में स्नान पर प्रतिबंध। श्रद्धालुओं को बॉर्डर से भेजा जा रहा है वापस। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान को लेकर उमड़ती है भारी भीड़। चलिए अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा 14 जनवरी के बाद कभी भी हो सकती है। आज केंद्रीय स्क्रीनिंग कमेटी की दिल्ली में दूसरी अहम बैठक होने जा रही है। उम्मीद ये की जा रही है कि स्क्रीनिंग कमेटी अपनी पहली लिस्ट केंद्रीय चुनाव समिति को सौंप सकता है। तो वहीं इस दौरान हरीश रावत का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़वाने की इच्छा है। लैंसडाउन से विधायक दिलीप रावत ने बीजेपी पार्टी छोड़ने की खबरों पर विराम लगा दिया है। बीजेपी कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनके कांग्रेस में जाने की बात कोरी अफवाह है और वो बीजेपी पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जा रही। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत लैंसडाउन से अपनी पुत्रवधू अनुकृति गुसाई के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। ऐसे में ये बात कही जा रही थी कि लैंसडाउन से विधायक दिलीप रावत बीजेपी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, लेकिन दिलीप रावत ने अब ये साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे। खिलाफ कोई बात ही नहीं करी है, कभी नहीं है। क्योंकि ऐसा है कि मैंने अगर कोई विभाग से संबंधित बात करी होंगी तो मंत्री के खिलाफ मैंने बात नहीं करी, और ये मेरा अधिकार है क्योंकि मैं वहां का विधायक हूं। अगर मैंने कहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ कहा होगा, कभी किसी विभाग को करा होगा, तो वो किसी न किसी मंत्री से संबंधित होगा। भ्रष्टाचारी है तो हमारा ये है कि हमने कभी खरक सिंह के खिलाफ कोई बात नहीं करी। जो अभी हमारी पार्टी की प्राथमिक सदस्य तक नहीं है, उनके बारे में चर्चा करना मैं उचित नहीं समझता। और जहां तक मुझे पता है कि मेरी पार्टी ने जो भी मुझे जिम्मेदारी देंगे। दिल्ली के डिप्टी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इन दिनों उत्तराखंड के दौरे पर हैं और राज्य भर में घूम घूम कर कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं। इस दौरान सिसोदिया हरिद्वार के कनखल स्थित जगत गुरु आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने संतों से आशीर्वाद लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड के तीसरे नंबर की नहीं बल्कि पहले नंबर की पार्टी समझा जाए, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस को पछाड़कर आम आदमी पार्टी अब पहले नंबर पर पहुंच चुकी है और आगामी चुनाव में कार्यकर्ताओं की इस मेहनत का परिणाम सभी को दिखाई देगा। ये जो आकलन है तीसरे पोजीशन का, ये 30 दिन में देखिएगा पहली पोजीशन का बदलेगा, क्योंकि ऐसा ही आकलन दिल्ली के बारे में भी किया जाता था। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी किसी समय नई पार्टी थी और उस समय सबको ये लगता था नई पार्टी है, अगर तीसरे नंबर पे भी आ गई तो अच्छा है। हमारा आकलन ये है कि आम आदमी पार्टी को जनता बहुत प्यार कर रही है उत्तराखंड की, और केजरीवाल जी को एक मौका देके देखना चाहती है। और यहाँ
आम आदमी पार्टी लोगों के दिल में नंबर 1 की जगह बना चुकी है और आप देखिएगा कि जब वोट पड़ेंगे तो नंबर 1 के पड़ेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है। उत्तराखंड के गांव-गांव के युवा निकल के, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आम आदमी पार्टी कहीं से आ गई है। पिरान कलियर विधानसभा से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी इंजीनियर शादाब आलम ने डोर टू डोर जनसंपर्क तेज कर दिया है और इसी कड़ी में इंजीनियर शादाब आलम शक्ति विहार कॉलोनी पहुंचे और डोर टू डोर जाकर लोगों से जनसंपर्क किया। इस कड़ी में उन्होंने बताया कि उन्हें लोगों का पूर्ण बहुमत और प्यार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली मॉडल को लेकर उत्तराखंड में जनता को बताया जा रहा है और आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाने के बाद उत्तराखंड में भी वो मॉडल अपनाएगी। हम लोग सब जगह जा रहे हैं, पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और जो साथ में पार्टी में लोग हैं वो सारे सहयोगी संगठन सब लोग हम डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। सब लोगों को बता रहे हैं कि क्या नीतियां हैं सरकार की और क्या आम आदमी पार्टी आने वाले समय में करेगी। मैं आपको बता दूं, सब जगह वैसे तो सबको मालूम हो चुका है पूरे उत्तराखंड के अंदर कि दिल्ली की तर्ज पर जो भी है आम आदमी पार्टी ने सारी घोषणाएँ की हैं। 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, शिक्षा की बात हो, हर चीज में काम चल रहा है और गारंटी कार्ड बना के दिए गए हैं। झबरेड़ा में बसपा प्रत्याशी आदित्य ब्रिजवाल ने कृष्णानगर में डोर टू डोर जनसंपर्क किया और वहां की जन समस्याओं को जाना और हल करने के लिए आदित्य ब्रिजवाल ने कहा कि वर्ष 2012 से 2017 तक उनके पिताजी विधायक रहे, तब उन्होंने जल निकासी के लिए नाला निर्माण कराया था, तो वहीं अब तक ज्यों का त्यों वहीं पड़ा हुआ है। यदि मुझे जनता से अपना आशीर्वाद मिलता है, सेवा करने का मौका मिला, तो आने वाले चुनाव के बाद पानी की निकासी के लिए नाला निर्माण एवं ड्रेनेज सिस्टम से पानी की निकासी कराएंगे। और यहाँ पर हमारी टीम ने डोर टू डोर जनसंपर्क किया है और जनता का बहुत ही अच्छा प्यार और बहुत ही अच्छा मान सम्मान बहुजन समाज पार्टी की स्ट्रीम को मिल रहा है। जी निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी और सर्व समाज का समर्थन बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है। कृष्णानगर क्षेत्र में भी लोगों का बहुत ही अच्छा मान सम्मान बहुजन समाज पार्टी को मिला है और लोगों ने वादा किया है कि आने वाले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का समर्थन। जसपुर में भाजपा के विधानसभा प्रवासी प्रभारी ने सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और आगे की रूपरेखा तैयार की है। उन्होंने बताया कि प्रभारी होने के नाते सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करना उनका दायित्व है, इसीलिए सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई और आगे की रूपरेखा तैयार की गई। उन्होंने कहा कि इस बार जसपुर की जनता ने कमल खिलाने का मन बना लिया है और कार्यकर्ताओं में साथ ही लोगों में काफी उत्साह है इसको लेकर। जैसे प्रवासी जो प्रभारी हैं उसका दायित्व यहाँ पर है, तो कि हम लोगों ने यहाँ पर इस जसपुर विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक लेने का काम किया। लोगों के अंदर उत्साह है। अब जसपुर के अंदर अब की बार कमल खिलने जा रहा है, ये बिल्कुल निश्चित है और पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता पूरे जोश से हैं और पार्टी की। भगवानपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रेम सिंह ने कांग्रेस और बसपा को एक सिक्के के दो पहलू बताया, क्योंकि पूर्व में कांग्रेस के विधायक रही ममता राकेश ने विधानसभा क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य नहीं किए। प्रेम सिंह ने बताया कि राकेश परिवार जनता को बेवकूफ बना रही है, इसलिए इस बार भगवानपुर विधानसभा की जनता बेवकूफ बनने वाली नहीं है और खुलकर आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है। मैं अगर कहूँ, मैंने अपनी डिबेट में भी कहा कि देवर भाभी का तो रिश्ता बहुत पाक साफ है और मैं समझता हूँ ये दिखावे के नाम पे यहाँ लड़के दिखाते हैं इलेक्शन के टाइम में। 2017 में भी यही किया था, अब इलेक्शन आएगा, यहाँ नगर पंचायत का हुआ, अब इन्होंने बीच में फिर लड़ाई शुरू की, अभी विधानसभा का इलेक्शन है, ये फिर ड्रामा करके दिखा रहे, लेकिन इलेक्शन होने के बाद ये फिर एक ही जगह। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य में विधानसभा के चुनाव व रैलियों को स्थगित किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद अगली सुनवाई 15 फरवरी को तय की है। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग और भारत सरकार ने अपना पक्ष रखकर कोर्ट में कहा कि आयोग ने इस संबंध में 8 जनवरी को एक गाइडलाइन जारी की है, जिसमें कहा गया कि 15 जनवरी तक चुनाव रैलियां बंद रखी है, जिस पर कोर्ट ने आयोग से कहा कि महामारी को देखते हुए स्वयं इसका संज्ञान लें।
उत्तराखंड हाईकोर्ट में इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड मामले की सुनवाई हुई, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह बताया कि जो पब्लिक रैलीज है वो 15 जनवरी तक बैंड है और इसके अलावा कुछ और दिशा निर्देश इलेक्शन कमीशन ने इशू कर रखे हैं जो कि काफ़ी है कोविड मामले को टैकल करने के लिए। और कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सुनते हुए कहा है कि वी लीव इट टू द इलेक्शन कमीशन टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन इन द इलेक्शन मैटर्स। और इसके अलावा हमने कोर्ट को बताया था कि जो सीनियर सिटीजन्स को बूस्टर डोज लग रहे हैं वो उनके घरों में लगाए जाएं, क्योंकि दूसरे राज्यों में भी घरों में लगाए जा रहे हैं और चूंकि वो पीड़ित रहते हैं और उनको पहले से इल और ओल्ड एज की समस्याएं होती हैं, तो कोर्ट ने ऑर्डर कराया है स्टेट गवर्नमेंट को कि जो भी सीनियर सिटीजन। आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए अल्मोड़ा पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के नेतृत्व में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जनता को विश्वास दिलाया। इस दौरान एसएसपी अल्मोड़ा के द्वारा शांति भंग न करने और आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करने की अपील की गई। जैसे डिप्लॉयमेंट के लिए और एरिया डोमिनेशन और एरिया अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो एरिया फेमिलाइजेशन के लिए हमारे को टोटल 2 कंपनियां अल्मोड़ा ज़िले में मिले हैं। एक कंपनी एसएसबी और एक कंपनी आईटीबीपी। आईटीबीपी इस वक्त सल्ट में है, जो जहां पे सल्ट में हमने कैंप कराया वहां पे अभी फ्लैग मार्च कर रही है। सल्ट और रानीखेत और द्वाराहाट इलाका को वो कवर करेंगे अगले कुछ दिनों के लिए। और अभी जो आप देख पा रहे हो हमारा एसएसबी जो अभी फ्लैग मार्च करके गई है, एक और कंपनी एसएसबी अल्मोड़ा में है जिसको फ्लैग। जनपद की पुलिस ने चुनाव को लेकर सुरक्षा समेत तमाम तैयारियों को पूरा कर लिया है। जिले और थाना क्षेत्रों पर नाकों पर चेकिंग से लेकर सुरक्षा से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने के लिए 2 कंपनी बीएसएफ भी जिले में पहुंच गई है, जिसमें से एक कंपनी की तैनाती मुनिकिरेती क्षेत्र जबकि दूसरी कंपनी को जनपद के अन्य इलाकों में ड्यूटी पर लगाया गया। बीएसएफ की 2 कंपनी जनपद को आवंटित हुई हैं, तो उसमें एक कंपनी टिहरी नई टिहरी में और एक कंपनी मुनिकृति क्षेत्र में अभी व्यवस्थापित की गई है। एरिया डोमिनेशन, फ्लैग मार्च और पिकेट ड्यूटीज जो है अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पैरामिलिट्री के साथ में। इसके अतिरिक्त जनपद पुलिस पूरी तरह गियर अप है इलेक्शन कराने के लिए। इसमें 107-16 सीआरपीसी की कार्रवाई, 110 जी गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, इसके तहत हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जो जनपद में शस्त्र हैं वो लगभग 75% हमने जमा करा लिए हैं और इसमें मैं आपके माध्यम से ये भी कहूँगा कि अगले 4 दिन में हम इसको 100% जमा करा लेंगे। अगर कोई शस्त्र जमा नहीं करता है तो उसके लाइसेंस कैंसिलेशन की रिपोर्ट हम प्रेषित कर रहे हैं। उसका लाइसेंस जो है उसका निरस्तीकरण हो जाएगा उसके लाइसेंस का। तो इसमें जो लोग हैं खुद ही आके अपने जो थाना उनका लगता है वह जमा करा लें। और इसमें जो इलेक्शन में जो किस तरीके से डिस्टर्ब कर सकते हैं, उपद्रव कर सकते हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इलेक्शन को बिल्कुल शांतिपूर्वक जनपद टिहरी में करवाया जाएगा। तो चलिए उत्तराखंड की खबरों पर बात करना जारी रखेंगे, लेकिन इसी बीच लखनऊ से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इस्तीफे का दौर जारी है। लगातार ये तीसरा दिन जहां पर इस्तीफे दिए जा रहे हैं। यूपी में बीजेपी नेताओं के इस्तीफे का सिलसिला बदस्तूर जारी है। 3 दिन 3 मंत्रियों ने योगी का साथ छोड़ दिया है, भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया है। स्वामी और दारा के बाद आज धर्म सिंह ने भी अपना इस्तीफा दे दिया और ये तीसरा दिन जब भाजपा के 10 विधायक अपना इस्तीफा दे चुके हैं। यूपी में बीजेपी नेताओं के इस्तीफे का सिलसिला जारी है और कई सियासी मायने ये जो एक्टिविटी रिसेंट चल रही है, पॉलिटिकल एक्टिविटी से कह दे गलत नहीं होगा। ठीक चुनावों के घोषणा होने के बाद ही कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी बनने लग गई थी और अब कहीं ना कहीं जिस स्ट्रैटेजी पर कार्य किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को लगातार इसका नुकसान कहीं ना कहीं इनके छोड़ के जाने के बाद देखने को मिल रहा है। फिलहाल अधिक जानकारी के साथ अधिक बातचीत के लिए यूपी से ही स्टेट हेड अमरीश सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमरीश, देखिए कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं तारीखों के ऐलान की ही क्या जानकारी और वेट किया जा रहा था या फिर एक पूरी स्ट्रैटेजी के तहत अब लगातार तीसरा दिन जब लगातार जो दौर है इस्तीफे का वो जारी है? देखिए, निश्चित तौर पर जैसी 14 वर्ष के वनवास के बाद भारतीय जनता पार्टी 2017 में सत्ता में आई थी, वो प्रचंड बहुमत के साथ। लेकिन आज 2022 का चुनाव जब नजदीक आ रहा है तो ये
चौदहवें सदस्य के रूप में, मतलब 14वें ये भाजपा विधायक ऐसे हैं और तीसरे मंत्री सरकार में जिन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा का दौर बदस्तर जारी है, लेकिन गौर करने वाली बात ये होगी कि तीनों ही मंत्रियों ने जो इस्तीफा दिया है, कारण वही कॉपी पेस्ट है। तीसरे मंत्री का भी कारण वही है कि पिछड़े दलितों, किसानों, शिक्षित, बेरोजगारों के साथ जो अन्याय हो रहा है। आखिर ये 5 साल राजनीति करने के बाद, 5 साल सत्ताधीन होने के बाद ये ऐसा कौन सा मौका आया कि अब सभी मंत्रियों की, विधायकों की बात नहीं सुनी गई? क्यों पहले नहीं ये स्थिति स्पष्ट की गई कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है? चुनावों से ठीक पहले ये जो आयाराम और गयाराम की स्थिति बन रही है, ये आखिर क्यों बन रही है? और सूत्रों के हवाले से अगर आपको बता दूं तो अभी आधे घंटे के अंदर ही सपा से भी एक बड़ा धमाका हो सकता है। सपा का भी एक बड़ा नेता वो भारतीय जनता पार्टी खेमे में आ सकता है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें धर्म सिंह सैनी की, तो कई दिनों से कयास लग रही थी कि अब धर्म सिंह सैनी जो हैं वो इस्तीफा दे सकते हैं और इस्तीफा देकर जल्द ही समाजवादी पार्टी या किसी अन्य दल में शामिल हो सकते हैं। जैसी अमरीश, इसके अलावा योगी सरकार में जिस तरीके से फिलहाल अभी एक उठापटक का दौर जारी है, ठीक चुनावों से पहले धर्म सिंह की आप बात कर रहे हैं, धर्म सिंह नैनी ने सरकार की ओर से जो उन्हें आवास मिला था, सुरक्षा मिली थी, उसे भी लौटा दिया और वजह जो है वो एक काफी सिमिलर से एक प्लेटफॉर्म पर नजर आ रही है। यही कह रहे हैं कि ओबीसी और एससी की उपेक्षा होती है। तो क्या अब इसी समय का इंतजार कर रहे थे सभी इस चीज को कहने के लिए? और अगर समाजवादी पार्टी में भी ये हलचल हुई तो वहां से कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो सामने आ सकते हैं? आपके विश्लेषण क्या कहते हैं इस पर? देखिए, चुनावों से ठीक पहले की स्थिति स्पष्ट होती है। महिलाओं अगर सपा, भाजपा और कांग्रेस तीनों ही बड़ी पार्टियों की बात करें तो कांग्रेस ने 40% की जो हिस्सेदारी दी है, महिलाओं को उम्मीदवारी दी है, उसमें बहुत सी ऐसी स्थितियां हैं जहां पे जो कैंडिडेट लगातार 5 सालों से मेहनत कर रहे थे, उनके टिकट काटे गए। इसी तरीके की स्थिति बन रही है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में भी, क्योंकि जब बाहर से कोई नेता आएगा, बाहर से कोई मंत्री आएगा, तो निश्चित तौर पर उसको प्राथमिकता होगी पार्टियों की उसको टिकट देना। ऐसे में जिन कार्यकर्ताओं ने पिछले 5 सालों में कड़ी मेहनत के साथ काम किया है, जब उनको नजरअंदाज किया जाएगा तो वो फिर कहीं और दूसरा रुख इख्तियार करेंगे। लेकिन बड़े नेताओं के साथ स्थिति बहुत स्पष्ट होती है। 5 साल सत्ता पर कायम रहे और 5 साल के बाद आपने अपनी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल शुरू कर दिया। हल्ला बोल के तहत अब ये देखने वाली बात होगी जो विधायक हैं जिनकी बात नहीं सुनी गई, क्योंकि इस सरकार में ब्यूरोक्रेट जो है उनका काम हो रहा था, उनकी बातें सुनी जाती, विधायकों की बातों को नजरअंदाज किया जाता। ऐसे में अब मंत्रियों के साथ साथ जब मौका मिला तो उन विधायकों ने भी, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि उनका टिकट कहीं ना कहीं काटा जाएगा, ऐसी स्थिति से अपने आप को बचाने के लिए या दूसरी पार्टियों के लिए नया दरवाजा खुलवाने के लिए ही ऐसी स्थितियां आ रही है सामने। और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, दूसरी पार्टियों का भी नुकसान होगा, क्योंकि जब बड़ा चेहरा आपकी पार्टी से जाएगा तो जनता जो है वो भी अब इस ऊहापोह की स्थिति में होगी कि आखिर ये हो क्या है, क्योंकि स्थितियां बहुत स्पष्ट थी अभी तक। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा इस स्थिति से अपने आप को बचाव भी करना होगा। और अगर आपको बता दें तो अभी से थोड़ी देर पहले धर्म सिंह सैनी ने अखिलेश यादव के साथ मिले हैं और अखिलेश यादव ने खुद ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने बोला है, सामाजिक न्याय के एक और योद्धा धर्म सिंह सैनी जी के आने से सबका मेल मिलाप मिलन कराने वाली हमारी सकारात्मक और प्रगतिशील राजनीति को भी उत्साह और बल मिल रहा है। सपा का यानी उन्होंने साथ दामन पकड़ लिया और अखिलेश यादव से मुलाकात कर ली है धर्म सिंह सैनी ने। ये अभी की ताजा तरीन एकदम खबर है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अमरीश, आपने जिस तरीके से कहा कि स्थिति काफी ज्यादा स्पष्ट है, चूंकि नजर भी साफ आ रहा है कि रूठने बनाने का दौर का जो ऑप्शन था वो दिया ही नहीं, यहाँ पर सीधे इस्तीफे दिए गए। और फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि आगे जो चुनाव है कितनी रोचक स्थितियां बनती है। फिलहाल तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। उत्तराखंड चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा 14 जनवरी के बाद कभी भी हो सकती है। केंद्रीय स्क्रीनिंग कमेटी की दिल्ली में दूसरी अहम बैठक जारी है। उम्मीद यही की जा रही है स्क्रीनिंग कमेटी अपनी पहली लिस्ट केंद्रीय चुनाव समिति को सौंप सकता है। इस दौरान हरीश रावत का भी एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़वाने की इच्छा इस बार उनकी है। देखिए, अपने आप में एक बड़ी राजनीतिक घटना ये भी, चूंकि हरीश रावत सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार कांग्रेस की ओर से माने जा रहे थे उत्तराखंड में आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए, लेकिन एक बयान जिसने फिलहाल लोगों को असमंजस की स्थिति में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव लड़वाने की इच्छा उनकी है, ना कि चुनाव लड़ने की।
हालांकि अभी किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना काफी जल्दबाजी होगा, लेकिन जो बयान है उसके सामने आने के बाद काफी अटकलें लगना सामने आने लग गया है। अभी अधिक जानकारी के साथ इसी खबर पर दिल्ली से सहयोगी ज्योति सिंह इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ज्योति, देखिए, उत्तराखंड चुनाव को लेकर लगातार कांग्रेस तैयारियां कर रही है और कांग्रेस के सबसे प्रबल दावेदार के रूप में हरीश रावत को देखा जा रहा था, लेकिन एक बयान वैसा आया है उनकी ओर से जिसने सभी को अभी कंफ्यूजन और असमंजस की स्थिति में डाल दिया। कह रहे हैं कि इस बार चुनाव लड़ने नहीं लड़वाने की इच्छा रखते हैं। क्या इस बयान के मायने, ज्योति? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें उत्तराखंड चुनाव की तो देखिए ऐसे में उत्तराखंड में भी, क्योंकि एक फॉर्मूला है एक परिवार से एक टिकट, जो कि पंजाब में भी वो फॉर्मूला लागू किया गया और ऐसे में कई सारी कवायदे जो थी वो चल रही थी कि एक परिवार से एक टिकट का फॉर्मूला उत्तराखंड में भी लागू किया जाएगा। और ऐसे में देखिए उत्तराखंड की स्क्रीनिंग कमेटी जो है वो भी आज दिल्ली में हो रही है। उसमें उत्तराखंड के सभी जो बड़े नेता है वो उसमें शामिल है और क्योंकि जिस तरीके से कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो आनी बाकी है, तो 14 जनवरी के बाद पहली लिस्ट पे मोहर लग जाएगी और खुद बड़े नेताओं ने भी ये माना था कि लिस्ट जो है वो 14 जनवरी के बाद आ जाएगी। और ऐसे में जब ये पार्टी का फॉर्मूला जो है, क्योंकि A1 टीवी ने भी जब हरीश रावत से बात की तो उन्होंने कहा था कि जो आला कमान का फैसला होगा वही उत्तराखंड में लागू होगा। तो एक पार्टी से मतलब एक घर से एक टिकट का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला जो है उत्तराखंड में भी लागू हुआ। और देखिए हरीश रावत के घर से भी 3 टिकट की मांग की गई थी क्योंकि परिवारवाद का जो है वो चलता आ रहा था। और ऐसे में जब ये फॉर्मूला लागू हुआ है तो हाल ही में जो उनका बयान सामने आया है कि मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़वाने के लिए जरूर आऊंगा। तो देखिए ये जो बयान है काफी सारे अटकलें जो है वो तेज होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसे में अभी किसी रिजल्ट पर पहुंचना काफी मुश्किल होगा क्योंकि अभी बैठक चल रही है स्क्रीनिंग कमेटी की और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में जो सूची आनी बाकी है वो देखना होगा कि किन किन नामों पर मोहर लगती है। क्या ये फॉर्मूला जो है कि एक परिवार से एक टिकट का फॉर्मूला है उसको देखते हुए सभी कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी या फिर इसके अलावा कोई और कैंडिडेट्स की लिस्ट भी जारी की जाएगी। देखिए जो अभी कैंडिडेट्स के बारे में बात करें तो उसको लेकर करीबन 500 दावेदारों के इंटरव्यू लिए जा चुके हैं। पार्टी ने बहुत सोच और समझ के इंटरव्यू लिए हैं और ये देखा है कि कोई ऐसे कैंडिडेट को टिकट ना मिल जाए जिसके जीतने के दावे जो है वो बहुत कम हो, जिसके चांसेस बहुत कम हो। तो उसको लेकर लगातार परखती हुई आ रही है उत्तराखंड कांग्रेस, इंटरव्यू भी लगातार लिए जा रहे हैं। और ऐसे में अब ये देखना होगा कि हरीश रावत के बयान का एक तरफ और कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो किस किस कैंडिडेट्स को है वो कब तक आती है, क्योंकि 14 जनवरी का वेट में सिर्फ 2 ही दिन ही बाकी है। तो अब ये देखना होगा कि आज की स्क्रीनिंग कमेटी में मोहर जो है वो कितने कैंडिडेट्स पे लगती है, क्योंकि आज शाम तक आला कमान को लिस्ट भी सौंपनी है उत्तराखंड कांग्रेस को। तो बिल्कुल ज्योति, कह सकते हैं कि काफी फूक और जीताऊ उम्मीदवारों पर ही यहाँ दाव खेलने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। फिलहाल शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए और साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तराखंड से चुनाव को लेकर आपको ताजा अपडेट दे रहे थे। कांग्रेस की तैयारियों की अगर बात करें तो वो काफी ज्यादा तेज हो चली है और यहाँ दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी जारी है। बड़े नेताओं की मौजूदगी में मंथन जारी है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV।